हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास साइंस अध्याय 16वां प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रकृति के साथ में सद्भाव में रहना हमारे लिए नई बात नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला व शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्था, अनुष्ठान, लोकगीत के साथ में एकीकृत रहा है। हमें यह दर्शन भी है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महा उपनिषद में मिलता है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्व वेद का ही एक हिस्सा है। वसुदेव कुटुंबकम जो भारतीय दर्शन है, अच्छे तरीके से हम इससे परिचित है कि संपूर्ण संसार ही एक क्या है, परिवार है। संपूर्ण संसार में सद्भाव परिवार की तरह बना रहे। कक्षा 9th में हमने विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, वायु, जल, इनके बारे में पढ़ा है। हमने यह भी जाना 9th क्लास में कि विभिन्न जो घटक है, संघटक है, इनका पृथ्वी प्रकृति में बारंबार चक्रण कैसे होता है, कैसे इनकी साइकिलिंग होती रहती है, कैसे प्रकृति से ये जीवधारियों में आते हैं और जीवधारियों से वापस कैसे ये प्रकृति के अंदर लौट जाते हैं, कैसे इनका चक्रण होता है। अनेक प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र हमने पढ़े हैं। पिछले अध्याय में हमने ये भी पढ़ा कि हमारी जो एक्टिविटी है, मानवीय जो क्रियाकलाप है, उनसे ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका प्रदूषण हो रहा है। क्या क्या प्रदूषण के कारण रहे हैं, किस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इनको भी हमने इससे पीछे के चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हम इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। हो सकता है हम इसके बारे में भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि इन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण हो सके, यानी ये इनका संरक्षण हो सके, इनको हम भी काम में ले सकें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। हम वन्य जीव, वनों में रहने वाले जो जंगली जीव है, वन्य जीवन कहेंगे। जल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर भी चर्चा करेंगे और उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों की हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें कि इनका संपोषण हो, इस पर भी हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में विचार करेंगे। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है, पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये वैश्विक समस्याएं हैं। किसी एक स्टेट, किसी एक नेशन, राष्ट्र की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। और हम इनके समाधान या परिवर्तन में खुद को असहाय महसूस करते हैं। हमारे मन में ये विचार आता है कि जब ये पर्यावरणीय समस्याएं ग्लोबल है, वैश्विक स्तर की है, तो हम व्यक्तिगत स्तर पे इनमें कोई परिवर्तन, इनमें कोई सुधार नहीं ला सकते, जबकि ऐसा नहीं है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम
व्यक्तिगत स्तर पर इन पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक समस्याओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे भारत के अंदर भी अनेक प्रकार के कानून बने हुए हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से जो भी हमें चीजें मिलती है, जिनका हम अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जल, मृदा, पादप, जंतु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, हम अपने लाभ के लिए इनको उपयोग में लेते हैं। इन्हें हम प्रकृति के गिफ्ट ऑफ नेचर्स भी कह सकते हैं। प्रकृति ने ये हमें उपहार दिए हैं। तो जब इन प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, बिना सोचे समझे जब इनका आवश्यकता से ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये जो प्राकृतिक जो उपहार है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रदूषित होते चले जाते हैं, इनकी संख्या भी घटती चली जाती है। तो अगर हम इनका अविवेकपूर्ण दोहन करते हैं, बिना सोचे विचारे अगर हम इनका उपयोग करते हैं, तो बड़ी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है, और ये बड़ी समस्याएं हमारे सामने दिखाई भी देती है। तो हमारे समाज में अपेक्षाकृत इन संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जो जागरूकता है, वो अभी ज्यादा नहीं है। हमें अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने राज्य के अंदर इन प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जागरूक होना पड़ेगा, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी को अपना व्यक्तिगत प्रयास जो है वो करना होगा। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही कुछ सुना होगा। ये कई करोड़ रुपए की एक योजना है, जो 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई कि गंगा नदी का जो जल है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई। अभी हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। भारत के अंदर इसे नदी से ऊपर माता या मैया यानी मदर का एक पवित्र दर्जा दिया गया है। हम सिर्फ इसे भारत के अंदर एक नदी नहीं कह सकते। तो इस गंगा नदी का जल जो है वो भी इतना प्रदूषित हो गया, उसकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी बहुत कम हो गई। तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई 1985 के। इस गंगा नदी के जल के अंदर कोलीफॉर्म जीवाणु पाए गए। अब ये कोलीफॉर्म जीवाणु सामान्य रूप से मनुष्य की आंत्र में पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी जल स्रोत में, वाटर सैंपल में कोलीफॉर्म जीवाणु की बहुत कम संख्या भी अगर उपस्थित होती है, तो उस जल को प्रदूषित माना जाता है। तो ये जो कोलीफॉर्म जीवाणु है, ये जीवाणु भी किस में पाए गए? गंगा नदी के जल में पाए गए। यानी इस बात को सूचित करता है कि गंगा नदी का जो जल है, उसकी गुणवत्ता बहुत कम हो चुकी है, वो जल जो है वो प्रदूषित हो चुका है। अभी हम गंगा नदी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, गंगा के प्रदूषण के बारे में कुछ पढ़ते हैं। गंगा जो है, गंगा नदी, गंगा माता, गंगा मैया, उत्पत्ति जो है वो हिमालय में होती है गंगोत्री नामक स्थान से, और 2500 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उत्पत्ति स्थल हिमालय में गंगोत्री, और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। कितनी लंबाई इस नदी की है? 2500 किलोमीटर। तो इस 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों से होकर गुजरती है, जहां 100 से भी अधिक शहर और बहुत अधिक संख्या के अंदर कस्बे जो है वो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इन सभी का जो भी सीवेज वाहित मल है, इनका जो भी अपशिष्ट है, उन्हें डाल दिया जाता है बिना किसी उपचार के गंगा नदी। तो कुछ एक शहर ऐसे हैं कि वहां गंगा नदी जो है वो सिमटकर एक नाले के रूप में रह गई है, और इतने ज़्यादा जब नगर या छोटे कस्बे जब अपने अपशिष्टों को इसमें डालते हैं, तो गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बहुत ही कम हो चुकी है।
वो बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। तो इन सभी नगरों का जो कचरा है, जो मल है, वाहित मल है, उन्हें यहाँ पर गंगा नदी में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की जो राख है उसे गंगा नदी में प्रवाहित करना और इसके किनारे पे लगे हुए जो उद्योग है उनके औद्योगिक अपशिष्ट को इस नदी में डालना इस नदी के प्रदूषण के बड़े कारण है। गंगा नदी का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसमें जो मछलियाँ जैसे जो जलीय जीव है वो अब मरने लगे हैं। तो इसी गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए, गंगा की साफ सफाई के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम नमामि गंगे नाम से शुरू किया गया, जिसमें इन सभी शहरों या कस्बों जिनका वाहित मल, जिनका औद्योगिक अपशिष्ट इस गंगा नदी में डाला जाता है, उसको गंगा नदी में डालने से पहले उपचारित करना होगा। इसके लिए विशेष प्रकार के वाहित मल उपचार संयंत्र उन उद्योगों को स्थापित करने होंगे। अब जल जो है उसकी गुणवत्ता, अभी हमने देखा गंगा जल की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही कम होगी। तो जल की जो गुणवत्ता है या जल का जो प्रदूषण की जल की गुणवत्ता कितनी है, जल की गुणवत्ता कितनी कम हो गई, जल कितना प्रदूषित हो गया, इसका जो निर्धारण है वो हम कुछ कारकों की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करेंगे? कुछ कारकों की सहायता से करते हैं। उन कारकों के मापन से हम जल के प्रदूषण या उसकी गुणवत्ता को माप सकते हैं। कौन से ये कारक है? कुछ प्रदूषक तो जल में ऐसे होते हैं कि उनकी अगर अत्यंत अल्प मात्रा भी अगर जल में उपस्थित है तो ऐसे प्रदूषक बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म जीवाणु का, जिनकी संख्या अगर बहुत कम अगर जल में है तो भी वो जल जो है वो संदूषित प्रदूषित माना जाएगा। तो हम कुछ कारकों की सहायता से जल के नमूने की, जल की गुणवत्ता और उसकी जो प्रदूषण का जो स्तर है उसे हम माप सकते हैं। तो ऐसे जो प्रदूषक जो कम मात्रा में होते हुए भी गंभीर प्रदूषण पैदा करते हैं, उनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत, अत्यंत हम कहें आधुनिक प्रकार के उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, जिनसे हम जल की गुणवत्ता या प्रदूषण के मापन के लिए जो प्रदूषक है उनकी जांच कर सकते हैं। हम इसके बारे में सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ें। ये सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा हमें पदार्थ के, हमें विलयन की प्रकृति के बारे में सूचित करते हैं। तो ये सार्वत्रिक सूचक जो है, इस सूचक में जैसे ही हम इसे किसी जल नमूने में, एक पेपर के रूप में होगा, जैसे ही हम इसे किसी जल नमूने में डुबोते हैं, इस सार्वत्रिक सूचक का जो पेपर है उसका रंग परिवर्तन होता है और रंग परिवर्तन के बाद में कौन सा रंग वहां पर दिखाई देता है, हमें एक जो चार्ट दिया गया है उसके साथ में तुलना करके हम उसकी पीएच जो है, पीएच मान जो है उसको चेक कर सकते हैं और इसी जल के पीएच से हम उसकी गुणवत्ता, हम उसके प्रदूषण के स्तर को भी जान सकते हैं। तो इसके लिए सार्वत्रिक सूचक हमारे पास में है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी जल नमूने की पीएच वैल्यू, पीएच मान जांच करके हम उसकी गुणवत्ता और प्रदूषण के स्तर को माप सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं 5R। ये जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, जो वैश्विक स्तर की समस्याएं हैं, हमें लगता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक तो 3R हमने पढ़े थे, अभी हमने उसमें 2R और ऐड किए हैं, 5R। तो पर्यावरण संरक्षण के ये 5R कौन से हैं, 5R कौन से हैं, जिनको अगर हम सभी यूज करें तो व्यक्तिगत स्तर पर भी इस पर्यावरणीय समस्या जैसी वैश्विक समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 5R प्रिंसिपल्स, पर्यावरण संरक्षण के 5R कौन से हैं।